CSS की सीरीज़ में हम लोग हैं और CSS में आज हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS कैसे काम करता है। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो CSS लैंग्वेज है वो वेबसाइट के एलिमेंट्स को डिज़ाइन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई भी टैग हो, HTML का टैग हो, उसको CSS क्या कर सकता है, डिज़ाइन दे सकता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये इसका फुल फॉर्म है और इसका काम है किसी वेब पेज को CSS is used to make pretty web pages। किसी वेब पेज को क्या कर सकता है, डिज़ाइनफुल बना सकता है, कलरफुल बना सकता है, अच्छा लेआउट दे सकता है। CSS काफ़ी कुछ कर सकता है। एक CSS एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि ये शायद ही कभी बदलेगा, ये हमेशा डिज़ाइन में यही लैंग्वेज इस्तेमाल होगा, कोई दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होने की वजह से हम लोग इसको बहुत लंबे समय के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले कि कैसे शुरुआत करना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको प्रोजेक्ट फ़ोल्डर आपको बना लेना है। तो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो HTML CSS के लिए वो हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। CSS को करने के लिए अगर मेथड्स की बात करें तो मेथड्स की बात करेंगे तो CSS को करने के लिए 3 मेथड है। इनलाइन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन मेथड में स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट हर टैग में अवेलेबल होता है और जो एट्रीब्यूट हर टैग में अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट। दूसरा है इंटरनल मेथड, ऐसा मेथड जो HTML पेज में ही CSS करना होता है। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल नाम का टैग, ठीक है, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो तरीका है उसका नाम है एक्सटर्नल मेथड। हम आज तीनों मेथड देखेंगे। एक्सटर्नल मेथड में क्या होता है, फाइल को सेपरेट करता है, फाइल सेपरेट फॉर CSS। तो CSS के फाइल को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तीनों मेथड हम लोग जनरेट करेंगे, देखते हैं कैसे काम हो सकता है। तो क्या है कि पहले जो कुछ भी है वो हटा देते हैं। HTML का बेसिक कोड चाहिए तो आपको HTML5 इस तरह से एंटर मार सकते हैं या फिर एक्सक्लामेशन मार्क डालकर टैब बटन दबा सकते हैं। इसके बाद ये इतना कोड लिख कर दे देगा जो इम्पॉर्टेंट है। अब बस यहाँ पे CSS लिख देते हैं, CSS वर्क, थोड़ा जूम कर लेते हैं, नज़र आना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग तीनों मेथड को इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला मेथड है जिसका नाम है इनलाइन मेथड और इस मेथड में हम लोग CSS को लिखने के लिए किसी टैग के अंदर ही काम कर सकते हैं। H1 टैग स्टाइल, और जैसे मान लो कलर चेंज करना है, या पहले तो मैं हेलो वर्ल्ड दिखा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो पहले आउटपुट देख लो इसका, हेलो वर्ल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है, तो वो आता है। लेकिन अगर आपको तुमको चेंज करना है तो यहाँ CSS का कोड लिख सकते हो। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये CSS का कोड है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको इस समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे इसके बारे में बता दूंगा। मोटे मोटे तौर पे देखो, ये टैग का नाम हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया और एट्रीब्यूट के अंदर ये वैल्यू हो गया एट्रीब्यूट का। बट जो वैल्यू है उसके अंदर भी एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं CSS प्रॉपर्टी, और जो कॉलन देखिए आगे सामने रेड लिखा हुआ है ये इसका वैल्यू हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा लिखना है तो आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा और दूसरा प्रॉपर्टी का नाम, जैसे फॉन्ट साइज़ और उसका साइज़ क्या देना है वो बता दो। यह है इनलाइन तरीका। और देखिए रेड कलर भी हो गया और 100 पिक्सल का साइज़ भी हो गया। और लगाना है तो और लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी करके आता है वो लगा सकते हैं, देखो बीच में आ गया। तो ये जो अभी हम मेथड यूज़ करें इसे कहते हैं इनलाइन मेथड। दूसरा जो मेथड है उसे कहते हैं एक्सटर्नल मेथड, इंटरनल मेथड। इंटरनल मेथड में क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ बना रहे थे, जैसे H5 बना रहे, अब इसमें लिखते हैं दिस इज़ पीयूष। तो अब ये जो H5 है यहाँ पे इसको बोलेंगे इंटरनल मेथड, नॉट एक्सटर्नल। इंटरनल मेथड ये वो मेथड है जिसमें क्या होता है कि HTML तो यहाँ लिखेंगे बट CSS यहाँ पे नहीं लिखेंगे। CSS लिखने के लिए हम लोग जगह इस्तेमाल करेंगे हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन में हम लोग यहाँ पर स्टाइल नाम का टैग डाल देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो चीज़ छुपाना है वो कहाँ लिखना है। तो जो यहाँ पर जो H5 है इसको टारगेट करके वहाँ लिख सकते हैं। क्या तरीका है टारगेट करने का, तो देखो अगर हम बात करें CSS के सिंटेक्स की, सिंटेक्स की, तो पहले हमको यहाँ पे सिलेक्टर डालना होता है। सिलेक्टर कहते हैं उस चीज़ को जिसको सिलेक्ट करके हमको उसके ऊपर डिज़ाइन करना है, और कर्ली ब्रैकेट से आप उसका एरिया फॉर्म करेंगे, यानी स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग एरिया है, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग एरिया यूज़ कर रहे हैं। इसके बीच में जो कुछ लिखेंगे वो दिए गए सिलेक्टर पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बस थोड़ा थोड़ा समझो कि जैसे मान लो यहाँ पे जो देंगे उसको कहेंगे प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी और उसके सामने देंगे उसका वैल्यू। अगर एक से ज़्यादा है तो सेमी कॉलम, फिर प्रॉपर्टी और फिर उसका वैल्यू, ऐसे। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए क्या है कि सिलेक्टर मतलब क्या, सिलेक्टर मतलब टैग का नाम मान लो। तो H5 का करना है तो H5 लिख दो और उसका कर्ली ब्रैकेट डाल दो। ये जो H5 है ये टैग का नाम यहाँ पे सिलेक्टर कहलाएगा, और उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट एरिया है वो उसका डिज़ाइन करने का एरिया नज़र आएगा। और हम लोग इसके अंदर में प्रॉपर्टी का मतलब जो भी हम बताएंगे वो लिखना है। जैसे कलर रेड, एक्चुअल में ब्लू करना चाहते हैं, तो अगर ये H5 का कलर ब्लू हो जाए तो समझो ये CSS अप्लाई हो गया। तो हम लोग आउटपुट देखेंगे और देखिए क्या आता है, ये देखिए ब्लू कलर। तो पता ये चला कि हम लोग सक्सेसफुली इसको कॉन्फ़िगर कर लिए। तो हम लोग को जो भी टैग का इस्तेमाल करके उसका CSS बदलना है, उस टैग का सिंपली नाम लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में उसका CSS प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू। अब ये CSS प्रॉपर्टी कलर, फॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट अलाइन और कितने सारे होते हैं ये देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कैसे CSS में टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी अवेलेबल है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखो कलर बदलने के लिए सिर्फ कलर लिखना आपको, और उसके बाद कॉलन का साइन देने के बाद कलर का नाम। इसी तरीके से अगर आप दो वर्ड का कोई चीज़ है, जैसे फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट के बगल बाद साइज़ में डैश लगेगा, फॉन्ट डैश साइज़। जो भी आपको वैल्यू लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 पिक्सल लिखा है जिसका मतलब है कि आपका फॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल होगा। इसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन है, यानी कि बीच में लाना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो। सेंटर होता है, लेफ़्ट होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है। इस तरीके से अगर आप है ना, जस्टिफाई का इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग पैराग्राफ लगाते हैं। देखो यहाँ पे पीयूष, देखो यहाँ पे पैराग्राफ और ये लॉरेम लगाया, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा करने पे जस्टिफाई समझ में आएगा, लॉरेम 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 लॉरेम, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ्स लिखे हैं हम लोगों ने, इसके आउटपुट पहले देखो। इस तरफ से ये बराबर आ रहा है, उस तरफ से देखोगे तो बराबर आ रहा है, लेकिन राइट साइड से देखोगे तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड से बराबर करना है। तो हम लोग ना पैराग्राफ को टारगेट करते हैं, यानी पी टैग को। यहाँ पे देखो एक का काम खत्म हुआ, पी टैग कर्ली ब्रैकेट, और उसमें लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, और ये देखो इक्वल हो गया। तो ये जो दोनों तरफ से बराबर खिंचा के बराबर कर दिया, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में या कहीं पैराग्राफ लिखा हो, कॉपी में देखे होंगे, तो जस्टिफाई से काम होता है। तो ये जो जस्टिफाई है बेसिकली काम कर गया। तो ये है जस्टिफाई। और यहाँ पर आपने लाइन हाइट, यानी दो लाइन के बीच की दूरी को बोलते हैं लाइन हाइट, जो कि आपको यहाँ लगा के दिखाते हैं आपको पैराग्राफ में ही। देखिए लाइन हाइट मैं 40 पिक्सल लिख रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, दो लाइनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, देखिए बढ़ गया, और इसे कहते हैं लाइन हाइट। 5वें नंबर पे आता है वर्ड स्पेसिंग। दो वर्ड के बीच का जो स्पेस होता है उसको वर्ड स्पेसिंग कहते हैं। आप इसको पिक्सल से डाल सकते हैं। दो अक्षर यानी लेटर के बीच के स्पेसिंग को बोलते हैं लेटर स्पेसिंग, इसको भी आप पिक्सल वैल्यू से डाल सकते हैं। अगर आपने जो लिखा है उसका वेट बढ़ाना है तो फॉन्ट वेट बोलते हैं उसको। 100 से लेकर आप 900 तक लिख सकते हैं, या फिर आप लाइटर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लाइट यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड यूज़ कर सकते हैं और बोल्डर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 8वें नंबर पे आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली एक्चुअल में फॉन्ट की फैमिली क्या दर्शाता है, कई फैमिली होती है। सेंस होता है, सेंस सेरिफ होता है और सेरिफ होता है, ये सब फैमिली के नाम है। कर्सिव होता है या फिर मोनोस्पेस होता है। ये वो सब फैमिलीज़ हैं जिसके फॉन्ट आते हैं। आप इसको लगा के देखिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है 9 नंबर पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी नहीं चाहिए तो अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन, ऊपर से लाइन लगाना है तो ओवरलाइन। ये इसका वैल्यू है। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है H1 में यहाँ पे, तो इसमें लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और लिखते हैं लाइन थ्रो। लाइन थ्रो का मतलब होता है बीच से कटा हुआ, और अगर नीचे लाइन चाहिए तो अंडरलाइन, और ऊपर लाइन चाहिए तो ओवरलाइन, ठीक है। नहीं चाहिए तो नन, ठीक है। इसके टोटल 4 वैल्यू यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। लाइन थ्रो भी लगा देते, लाइन
ठीक है। 10वें नंबर पे बात करें तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की होती है। ट्रांसफॉर्म जिसमें आता है अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। पहला अक्षर कैपिटल के लिए हम आपको पैराग्राफ में लगा दिखाते हैं। देखिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो पूरा पैराग्राफ है कैपिटल में लिखा गया। अगर आपने लोअर केस लिखा तो स्मॉल में, और कैपिटलाइज का मतलब पहला अक्षर सबका कैपिटल। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट शैडो। और शैडो मतलब छाया। एक्स वैल्यू देना है, वाई वैल्यू देना है, ब्लर देना है, और कौन सा कलर का छाया होगा वो देना है। कोई भी कलर का छाया बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं रेड कलर के टेक्स्ट में, ये वाला टेक्स्ट में शैडो डाल रहा हूँ पीला रंग का। तो लिखूँगा टेक्स्ट शैडो, और उसके बाद लिखूँगा यहाँ पे 4 पिक्सल, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल और येलो कलर, जो मुझे चाहिए कलर वो। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक येलो कलर का शैडो आ गया। तो ये शैडो बनाने का तरीका। और कौन सा प्रॉपर्टी रह गया इसमें? ठीक है, तो ये जो है ना सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, और हम लोग इस सब को इस्तेमाल करके टेक्स्ट का चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बैकग्राउंड से रिलेटेड है, और उसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग शुरू करते हैं CSS बैकग्राउंड सेक्शन को। CSS का बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड होता है नॉर्मली। इसमें आप दो ऑप्शन है आपके पास, लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर या फिर रेडियल। रेडियल, लीनियर का मतलब होता है लाइन वाइज, रेडियल का मतलब होता है सर्कल वाइज। ठीक है, जो भी कलर का नाम दीजिएगा वो आपस में ब्लेंड हो जाएगा, मिल जाएगा। कलर 1, कलर 2, कलर 3, आप जितना कलर चाहें मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कलर एक कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड आपके पास ऑप्शन है, बैकग्राउंड डैश कलर करके, इसमें आप आराम से कलर दीजिए, जैसे रेड। अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड में इमेज देना चाहते हैं तो आपके पास एक है बैकग्राउंड जैसे इमेज, इसमें URL डालकर आप पाथ ऑफ इमेज बता दीजिए, और वो इमेज आपका लग जाएगा एज अ बैकग्राउंड। और इसके अलावा बैकग्राउंड का अटैचमेंट है, अटैचमेंट, और इसमें आपका वैल्यू आता है फिक्स्ड। अगर आप पोजीशन बदलना चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज का तो बैकग्राउंड डैश पोजीशन, और सेंटर, लेफ़्ट, राइट और टॉप, बॉटम, इस तरह से डाल सकते हैं। और छठे नंबर पे आ गया बैकग्राउंड। अगर आपका रिपीट हो रहा है तो आपको नो रिपीट लगा सकते हैं, रिपीट हटाने के लिए नो रिपीट। लगाना चाहते हैं रिपीट तो रिपीट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक साइड से रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट डैश एक्स, और अगर वाई में करना चाहते हैं तो रिपीट डैश वाई। इसी तरीके से अगर आप 7 नंबर पे देखेंगे तो बैकग्राउंड को आप साइज़ दे सकते हैं, बैकग्राउंड डैश साइज़, और इसमें आता है कवर, यानी कि पूरा कवर कर लो। कंटेंट का मतलब पूरा फ़ोटो दिखाओ, 2 ऑप्शन के साथ। बैकग्राउंड और कुछ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसका इस्तेमाल हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो भी बनाए थे अभी तक में हम सब हटा दें। देखिए, तो हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, डिव, या हम लोग कंटेनर, या फिर हम लोग आर्टिकल, सेक्शन, इस तरह से सेमेंटिक टैग में तो हम लोग सेक्शन लिख सकते हैं। तो अब सेक्शन का CSS करने के लिए स्टाइल टैग के अंदर डॉट सेक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ सेक्शन लिखना है, सेक्शन कर्ली ब्रैकेट। और इसमें हम लोग विथ हाइट देते हैं, विथ चौड़ाई 50%, हाइट 500 पिक्सल। कोई बैकग्राउंड कलर लगा के देख लेते हैं कि कौन सा कलर है। देखो, तो एक बैकग्राउंड डैश कलर लगाया है जो दूसरे नंबर पर हम लिखा है, ये हो गया। तो हो जाने के बाद हम इसको मिटा देते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन सा हो गया है। ठीक है, आउटपुट देखिएगा, दिखाता हूँ। देखिए, तो इसका जो विथ है वो है आधा स्क्रीन यानी 50%, और जो हाइट है वो है 500 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड। तो मैंने वो डाला, वो बन गया, ये सेक्शन बन गया। अब क्या है कि इसमें जो हाइट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, 100% चाहिए तो 100% यहाँ। ठीक है, तो ये है सेक्शन जो कि बैकग्राउंड कलर। अब मुझे एक कलर नहीं चाहिए, 2 कलर को मिक्स करना है, तो सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड डैश कलर नहीं लिखना है, सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है, और लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, मैं इसमें पिंक और पर्पल को ऐड करने वाला हूँ, पिंक और पर्पल।
तो जो ऊपर में दिख रहा है आपको पिंक है, जो नीचे दिख रहा है वो पर्पल है। तो ये दोनों को आपस में ब्लेंड कर दिया मैंने। अगर आपको और पर्पल ज़्यादा चाहिए या पिंक ज़्यादा चाहिए तो आपको पिंक रिपीट करना पड़ेगा। जिसकी आबादी ज़्यादा वो उसका एरिया ज़्यादा, ठीक है। और ज़्यादा चाहिए तो और पिंक रिपीट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। जो जितना बार रिपीट होगा, बीच में अगर आपको हॉट पिंक यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। हॉट पिंक थोड़ा सा उससे डार्क होता है, लाइट पिंक से ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बीच में आप रेड का कॉम्बिनेशन भी डालना चाहते हैं तो बीच में रेड भी डाल दीजिए, ये अपने हिसाब से। बट ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे जाति का ही नहीं है। वैसे पिंक कलर जो होता है वो, पर्पल कलर जो है वो ब्लू के साथ पिंक मिक्स करके बनता है। खैर चलो उससे दिक्कत नहीं है। हम लोग ये देखें लाइन वाइज हो गया ना, इधर और इधर। अब इसमें क्या है कि इसमें डिग्री भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे किस एंगल से तुमको चाहिए। तो 180 डिग्री, DEG, शायद ये पहले नहीं लास्ट में लगता है, सॉरी माय बैड। ये जो डिग्री की बात है ना, सबसे आगे लगाना होगा। देखो 240 डिग्री, तो एंगल बदल रहा है, ठीक है। तो डिग्री में आप पूरा रोटेशन आपको पता है, आप कर सकते हैं। 45 डिग्री पे कोने से आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ग्रेडियंट का जो एंगल है वो आप बदल सकते हैं लीनियर में, लेकिन रेडियल में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। रेडियल तो चारों तरफ से है, तो रेडियल के टाइम में आपको ये हटाना पड़ेगा और लीनियर की जगह पे लिखना होगा रेडियल। तो बीच में पिंक स्टार्टिंग पॉइंट पे और धीरे 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 ब्राउन। तो ये पर्पल। तो ये है रेडियल और वो था लीनियर। दोनों आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। और डिग्री भी बता दिया तो डिग्री भी लगा सकते हैं। इस कोने में देखिए कुछ और है, उस कोने में कुछ और है। ये डायगोनल शेप ले लिया तो वो डिग्री पे आप घुमा सकते हैं जैसे आपको घुमाना है। तो ये है था लीनियर ग्रेडियंट और ग्रेडियंट का मामला। लेकिन अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो बैकग्राउंड डैश इमेज लगाइएगा और उसमें URL नाम का एक फंक्शन मिल जाता है जिसमें आपको इमेज डालना है। चलिए कुछ इमेज सेलेक्ट करके लाते हैं, तब मज़ा आएगा। तो लैंडस्केप फ़ोटो यानी कोई सीनैरियो का फ़ोटो लाते हैं और उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, सच एज, या हमको थोड़ा चाहिए था साइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्वालिटी का साइज़ चाहिए। तो देखो जो क्वालिटी है ना, इमेज का क्वालिटी है वो यहाँ पे दिखा रहा है 3300, लेकिन यहाँ जो खुला है तो लग रहा है कि धोखा हो गया हम लोग के साथ। हाँ अब खुला है, ठीक। तो ये हाई क्वालिटी चाहिए था हमको। और जो डेस्कटॉप में फ़ोल्डर है वो है HTML एंड CSS और उसके अंदर में BG नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ देखोगे फाइल आ गया bg.jpg, तो इसको लगा सकते हो। मोबाइल वर्जन में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको रिकमेंड करते हैं हम कि ऑनलाइन लिंक लगा दीजिए, ठीक है। ये लगाइएगा तो शायद नहीं लगा पाइएगा, तो कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन लिंक लगा के सीख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आ गया। अब ये क्या, हम तो पूरा फ़ोटो डाले थे, बादल थोड़ी डाले थे। बादल तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो मेरा इमेज का जो साइज़ है मेरे स्क्रीन के इस डब्बे के साइज़ से बड़ा हो गया। तो उसको फिट कैसे करेंगे, तो फिट करेंगे हम लोग इसका रिसाइजिंग करके। तो बैकग्राउंड डैश रिसाइज और उसमें आ गया कवर। कवर का मतलब हो गया पूरा एरिया स्ट्रेच कर रहा है। कवर तो कर लिया इसने, लेकिन हाइट इसकी ज़्यादा है और मेरे डब्बे की हाइट कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो एरिया है वो सिर्फ ऊपर का नज़र आ रहा है, नीचे का कट गया। हम ये चाहते हैं नीचे का दिखे, ऊपर का कट जाए। तो हम लोग इसके लिए लगाएंगे बैकग्राउंड डैश पोजीशन, और नीचे का चाहिए तो इसलिए लिखेंगे बॉटम। लो बादल बादल सब गायब। तो नीचे का एरिया मिल रहा है, लेकिन हम थोड़ा चाहते हैं ऊपर कट जाए, थोड़ा नीचे कट जाए। तो उसको बोलेंगे, बोलिए सेंटर, एग्जैक्टली, ठीक है। राइट लेफ्ट का भी मामला होता है, लेकिन हम विथ को फिक्स किए दिए साइज से। तो हम लोग पोजीशन से इमेज का एक पर्टिकुलर एरिया को व्यू करा सकते हैं। अगर इमेज साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसको साइज़ को कवर करना पड़ेगा। और कंटेंट का मामला क्या है, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कंटेंट। साइज़ ऑफ इमेज जो भी हो वो उतना डब्बा में फिट दिखा देगा। अगर ज़्यादा हो गया तो रिपीट करना है, ठीक है। तो वो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, तब पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पोजीशन का काम तभी था जब कट रहा था, अभी तो कट ही नहीं रहा।
और रिपीट को रोकना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, 2 हो गया। तो आप रिपीट को रोकने के लिए लिखेंगे बैकग्राउंड डैश रिपीट, नो रिपीट, लेकिन आपका एरिया खाली पड़ जाएगा। तो इसीलिए कवर का इस्तेमाल लोग करते हैं ताकि वो पूरा एरिया को कवर कर ले। ठीक है, तो फिर आपको रिपीट का कोई झंझट नहीं, इसलिए आपको रिपीट लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको नहीं हटाना है तो नो रिपीट लिखना है। तो चलिए हम आपको एक फ़ोटो बना के दिखाते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मेरे पास पेंट है, मेरे पास क्या लैपटॉप में अगर आप हैं तो आपके पास होता ही है, छोटा सा इमेज लेते हैं। ठीक है, इतना छोटा, थोड़ा जूम करते हैं, एक स्क्वायर शेप का। ठीक है, और इसमें एक तो कोई शेप बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारा शेप अवेलेबल है। चलो दिल को यूज़ कर लेते हैं, रेड कलर को पॉइंट करते हैं और इसमें से एक शेप यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। इसको टारगेट करके इसको इन तक टच करा देते हैं, इसको भी ऐसे करते हैं। ठीक है, ऊपर भी टच है, नीचे भी टच है। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटा सा इमेज है, बहुत छोटा है, कितना बाय कितना है, 60 बाय 60 के आसपास। तो इसको हम ले जाते हैं अपने डेस्कटॉप फोल्डर पे, जिसका नाम है HTML एंड CSS, और इसका नाम रखते हैं स्मॉल BG। ठीक है, और देखोगे तो तुम्हारे फोल्डर में ये स्मॉल BG आ गया। तो हम यहाँ पे उसको चेंज करते हैं BG से स्मॉल BG, लेकिन JPG नहीं है, क्या है, PNG। नाम सही है, मैच करना चाहिए। अब ये कवर को हटाओ, अब आउटपुट देखते हैं। ठीक है, क्या आता है, क्या हुआ, वो जो छोटा सा इमेज था अब वो जगह तो फिल नहीं कर पा रहा था, तो रिपीट किया, तो वो X एक्सेस में भी किया और Y एक्सेस में भी किया। तो आपको एक बेहतरीन बैकग्राउंड पैटर्न मिल गया, जो इसका इस्तेमाल आप इंटेलिजेंट लेवल पे कर सकते हैं। कैसा भी डिज़ाइन बना लीजिए और उसको फिर इसको यहाँ यूज़ कर लीजिए। मैं आपको छोटा सा और डेमोस्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा पतला करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं ये दिल वाला इमेज को बनाता हूँ। तो एक मैंने ऐसे बनाया और उसके बाद एक और बनाते हैं, बट इस बार जो बनाएंगे उसके अंदर में पैटर्नाइज कर देंगे। ठीक है, एक और बनाते हैं, गड़बड़ होने वाला लगता है। एक और इसे ऐसे बनाते हैं, मतलब कहने का मतलब कि कुछ भी जैसे बनाते हैं वैसा पैटर्न बन जाएगा। आप उसको सोच के चलिएगा तो आपका शेप्स अच्छे तैयार होंगे। आप हेक्सागोनल की तरफ से यूज़ कर सकते, हेक्सागोनल तो नहीं है इसमें, हाँ है, हेक्सागोनल शेप है। ठीक है, तो मैं इसको हेक्सागोनल ऐसे कवर करता हूँ। ठीक है, और नीचे से इमेज का साइज़ छोटा करके यहाँ तक ला देता हूँ, दैट इज़ हेक्सागोनल। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैं इमेज का साइज़ को एक बार बराबर लाता हूँ, एक 32 है। मैं क्या बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ पता है आपको, देखिए, ठीक है, तो मैं स्क्वायर शेप करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये हेक्सागोनल परफेक्ट फिट हो। अब मैं इसको यहाँ पे हेक्सागोनल शेप को ड्रॉ करता हूँ, ये बराबर सब तरफ से। देखो, देख पा रहे हो, तो ये जो पैटर्न बनाया ये एक छोटा सा फोटो है जो जिसके लोडिंग में भी समय नहीं लगेगा, बट वो बैकग्राउंड का जो वेव देगा, जो मज़ा देगा, वो एकदम अलग देगा। आपको कलर से आपत्ति है तो आप कलर को थोड़ा सा अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप कलर चूज़ कर रहे हैं उसको पैटर्नाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका बैकग्राउंड डिसाइड हो जाएगा, जो भी आप पैटर्न डिज़ाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे मिनिमल बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं और आप अपने डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो बैकग्राउंड में एक चीज़ रह गया, अटैचमेंट फिक्स, वो दिखाता हूँ। देखो, ये सेक्शन के बाद एक पैराग्राफ है जो कि बहुत ज़्यादा है, लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ है। मैं बहुत डुप्लीकेट करके इसको स्क्रॉलेबल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ पैराग्राफ के बीच में मेरा ये इमेज वाला एरिया है, यानी कि मैंने कुछ पैराग्राफ को ख़त्म कर देना है, उसके बीच में डालना है, कहीं पे है समवेयर। तो तुमको आउटपुट देखो कैसे देगा, ऊपर कुछ पैराग्राफ है, नीचे कुछ का पैराग्राफ है, और ये फ़ोटो हम बदल देते हैं, स्मॉल BG से BG, मतलब वो बड़ा वाला BG.jpg, चेक करो। ठीक है,
तो हम ये चाहते हैं इसका बैकग्राउंड साइज़ लगेगा, क्योंकि ये कवर का इशू है, बैकग्राउंड साइज़ कवर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीक सा चीज़ है ये। हम ये चाहते हैं जब स्क्रॉल करें तो मेरा फ़ोटो वहीं फिक्स रहे, फ़ोटो वहीं फिक्स रहे और मेरा स्क्रॉल जाता रहे, तो देखने में ना एकदम अलग लेवल लगेगा। तो इसके लिए करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, जो कि अभी तक यूज़ नहीं किया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अब मज़ा देखिए, देखिए आपका पूरा वेबसाइट जा रहा है बट इमेज फिक्स। तो अब जाता हुआ जो दिख रहा है आपको एक व्यू सिनेरियो पूरा फ़ोटो का दे रहा हूँ, पूरा फ़ोटो जो कट रहा था वो भी, तो वो देखने में अलग ही इंटरेस्ट आएगा, अलग ही क्रिएटिविटी हो जाएगा। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, ये था आखिरी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोगों ने लगभग प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। वो जो स्मॉल साइज़ में था वो भी बता देते, वापस बैक होते हैं। जो स्मॉल साइज़ में था उसमें रिपीटेशन को रोका जा सकता है या एक कंट्रोल किया सकता है। रिपीट डैश, रिपीट का मतलब हो गया रिपीट होगा, रिपीट डैश एक्स का मतलब देखो आउटपुट जो रिपीट हो रहा है सिर्फ एक्स में हो रहा है, वाई में नहीं हो रहा है। और सिर्फ वाई में चाहिए तो क्या लिखना है, एक्स की जगह वाई, मतलब रिपीटेशन जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है बस वाई एक्सेस पे। ये था CSS का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और बैकग्राउंड से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आता है तो। तब तक के लिए बाय।